मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। अब तक मैं उपन्यास माँ के भाग 47 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 48 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। निकोलाई ने मां के लिए दरवाजा खोला। उसके कपड़े अस्त व्यस्त दशा में थे और हाथ में एक किताब थी। इतनी जल्दी लौट आई? उसने पुलकित स्वर में मां का स्वागत करते हुए कहा। ऐनक के पीछे उसकी स्नेहपूर्ण आंखें झपकती रहीं। उसने मां का कोट उतरवाया और बड़ी प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ उसे घूरता रहा। कल रात हमारे घर की तलाशी ली गई थी, निकोलाई ने कहा। मुझे डर हुआ कि कहीं तुम्हें कुछ हो न गया हो, लेकिन उन लोगों ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। अगर तुम गिरफ्तार हो गई होती तो वे मुझे भी जरूर पकड़ कर ले जाते। वह मां को खाने के कमरे में ले गया और सारी देर बातें करता रहा। खैर, मुझे नौकरी से तो निकाल दिया ही जाएगा, लेकिन मुझे उसकी कोई परेशानी नहीं। मैं इस काम से उकता गया हूं कि मेज पर बैठा बैठा यह हिसाब लगाता रहूं कि कितने किसानों के पास घोड़े नहीं हैं। कमरा ऐसा लग रहा था मानो किसी दानों ने गुस्से में आकर घर की एक एक दीवार हिला दी हो और हर चीज उलट पुलट दी हो। फर्श पर तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। दीवार का कागज कई जगह से नोच लिया गया था और उसकी धज्जियां लटक रही थी। एक जगह फर्श पर तख्ता उखाड़ लिया गया था। एक खिड़की की चौखट उखाड़ ली गई थी और चूल्हे की राख फर्श पर बिखरी पड़ी थी। मां ने यह चीर परिचित दृश्य देखकर सिर हिलाया और बड़े ध्यान से निकोलाई को देखने लगी, मानो उसने उसमें कोई नया गुण देखा हो। मेज पर ठंडा समवार रखा हुआ था। चाय के बर्तन बिना धुले पड़े थे। पनीर और सासिस तस्तरी के बजाय कागज पर रखे हुए थे। मेजपोश पर किताबें, रोटी और समोवार के लिए कोयले के टुकड़े पड़े थे। मां धीरे से हंसी और निकोलाई उदास होकर मुस्कुरा दिया। निलोना, इस तमाम गड़बड़ में मेरा भी हाथ है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने सोचा मुमकिन है वे लोग फिर आए, इसलिए मैंने सफाई नहीं की। हाँ, यह तो बताओ कि सफर कैसे कटा? यह प्रश्न मां के हृदय पर एक भारी बोझ की तरह गिरा। रिबिन की सूरत एक बार फिर उसकी नजरों के सामने फिरने लगी। मां इस बात पर लज्जित थी कि उसने रिबिन के बारे में फौरन क्यों नहीं बताया। आगे झुककर बैठते हुए उसने अपनी दास्तान शुरू की। वह अपनी भावनाओं को वश में रखने का प्रयत्न कर रही थी कि कहीं कोई बात कहने से छूट न जाए। वह गिरफ्तार कर लिया गया। निकोलाई का चेहरा उतर गया। सच? मां ने इशारे से उसे खामोश कर दिया और इस प्रकार अपना वृतांत सुनाती रही, मानो वह स्वयं साकार न्याय के सामने खड़ी हो और उस अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध कर रही हो जो उसने एक मनुष्य के साथ होते देखा था। निकोलाई का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और वह अपनी कुर्सी के पीछे सहारा लगाए बैठा होठ काट रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी ऐनक उतार कर मेज पर रख दी और अपने मुंह पर इस तरह हाथ फेरा मानो कोई अदृश्य मकड़ी का जाला पोंछ रहा हो। सहसा उसकी मुखाकृति की रेखाएं और स्पष्ट हो गईं। उसके गालों की हड्डियां और उभर आईं और उसके नथुने कांपने लगे। मां ने उसका ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था और इससे वह कुछ भयभीत हो गई। जब मां अपनी बात पूरी कर चुकी तो निकोलाई उठा और अपनी बंद मुट्ठियां जेब में गहरे डालकर इधर उधर टहलने लगा। वह बहुत ही बड़ा आदमी होगा, उसने दांत भींचकर अस्फुट स्वर में कहा। उसे जेल में बड़ी तकलीफ होगी। ऐसे लोगों पर यह वक्त बहुत बुरा गुजरता है।
अपने आवेश को दबाए रखने के लिए वह अपनी मुट्ठियों को जेबों में और गहरे ठूस कर टहल रहा था, परंतु मां को उसकी उद्विग्नता का पता और स्वयं उसके हृदय में भी वही उद्विग्नता थी। निकोलाई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, यहां तक कि वे खंजर की नोक जैसी दिखाई देने लगी। कमरे में इधर से उधर टहलते हुए वह तिरस्कार और क्रोध से कहता गया, जरा सोचो तो, कितनी भयानक बात है। जनता पर अपना विनाशकारी प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मुट्ठी भर सिरफिरे मारपीट करते हैं, जाने लेते हैं, सभी को कुचलते हैं। बर्बरता बढ़ती जाती है और निर्दयता का ही चारों तरफ राज है। जरा सोचो, कुछ लोग तो बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह मनमानी करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे कानून की पकड़ से बाहर हैं। दूसरों को सताने में उन्हें मजा आता है। यह दासता से मुक्त हुए गुलामों की अपनी दासता की भावनाओं और पाशविक इच्छाओं को तृप्त करने की इच्छा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनकी मनोवृत्ति बदला लेने की इच्छा से विषाक्त है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोड़ों की मार खा खाकर कि कर्तव्य मूढ़ हो गए हैं। लोगों को भ्रष्ट किया जा रहा है, सारी जनता को। वह बोलते बोलते रुका और उसने अपने दांत भींच लिए। इस जानवरों जैसी जिंदगी में लाख न चाहने पर भी आदमी जानवर हो जाता है, उसने धीरे से कहा। बड़ी कोशिश करके उसने अपनी भावनाओं को वश में किया और प्रायः बिल्कुल शांत भाव से मां की तरफ देखा। मां रो रही थी, उसकी आंखों में एक अविरल ज्योति थी। लेकिन निलोना, हमें देर नहीं करनी चाहिए। प्रिय साथी, हमें अपनी भावनाओं को वश में रखना होगा। एक उदास मुस्कुराहट के साथ वह मां के साथ गया और उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारा सूटकेस कहाँ है? रसोई में। फाटक पर राजनीतिक पुलिस के आदमी तैनात हैं। हम उनकी नजरें बचाकर इतना बहुत सा सामान तो नहीं ले जा सकते, और छुपाने की कोई जगह ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि वे आज रात फिर तलाशी लेंगे, इसलिए हमें कलेजे पर पत्थर रखकर हर चीज जला देनी होगी। क्या जलाना है? मां ने पूछा। तुम्हारे सूटकेस में जो कुछ भी है। एकाएक मां की समझ में आया कि निकोलाई का इशारा किन चीजों की तरफ है। अपनी व्यथा के बावजूद वह गर्व की भावना से बरबस मुस्कुरा उठी। उसमें तो कुछ भी नहीं है, एक पर्चा भी नहीं है, उसने कहा और निकोलाई को अपना सारा किस्सा सुनाने लगी। बातें करते हुए धीरे धीरे उसके शरीर में जैसे फिर शक्ति लौटकर आने लगी। शुरू में तो निकोलाई बहुत चिंतित भाव से माथे पर बल टाले सुनता रहा, पर शीघ्र ही चिंता की यह मुद्रा विस्मय में बदल गई और आखिरकार उसने बहुत उत्साह से बात काटते हुए कहा, लेकिन यह तो कमाल हो गया, तुम्हारी तकदीर ने भी कैसा साथ दिया। उसने मां के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। लोगों पर तुम्हारा जितना विश्वास है उसे देखकर बड़ी खुशी होती है, और मैं तुमसे प्यार करता हूं जैसे तुम मेरी अपनी मां हो। मां उसे देखकर मुस्कुरा दी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि सहसा वह इतना स्पष्ट और सप्राण क्यों हो गया था। आमतौर पर तो परिस्थिति बड़ी आशाजनक है। उसने अपने हाथ रगड़ते हुए गदगद स्वर में कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं भी बड़े आनंद की जिंदगी गुजार रहा हूं। पढ़ता हूं और मजदूरों से बात करता हूं और उनका अध्ययन करता हूं। मजदूरों के साथ थोड़ी देर भी बैठ लेने के बाद दिल में एक अजीब शांति और उत्साह पैदा हो जाता है। निलोना, बहुत शानदार होते हैं ये लोग। मेरा मतलब नौजवान मजदूरों से है। इतने दृढ़ और इतने संवेदनशील और सीखने के लिए इतने उत्सुक कि क्या कहूं। उन्हें देखकर अनायास ही यह विचार पैदा होता है कि किसी दिन रूस संसार का सबसे लोकतांत्रिक देश बन जाएगा। वह बात करते करते रुक गया और इस तरह अपना हाथ ऊपर उठा लिया मानो शपथ ले रहा हो। लेकिन साल भर तक किताबें पढ़ते पढ़ते और आंकड़ों का हिसाब लगाते लगाते मैं सील गया हूं। लानत है। मैं मजदूरों के बीच रहने का आदी हूं। उनके अलावा मैं जहां भी जाता हूं मुझे यही लगता है
कि यहाँ मेरी जगह नहीं है। न जाने क्यों दिमाग में एक तनाव सा रहता है, दिल पर एक बोझ सा रहता है। लेकिन अब मैं फिर स्वच्छंद मनुष्य की तरह रहूंगा। मैं अब हमेशा उन्हीं के साथ रहूंगा और उन्हीं के साथ काम करूंगा। समझी तुम? मैं वहां रहूंगा जहां नए विचार पनपते हैं। मैं यौवन में सृजनात्मक शक्ति के सम्मुख रहूंगा। कितनी साधारण और सुंदर, कितनी भव्य और जीवनप्रद। इस वातावरण में मनुष्य फिर जवान हो जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है। निलोना यह भरपूर जिंदगी का रास्ता है। वह जी खोलकर कुछ झेपता हुआ हंस दिया। मां उसके उल्लास को समझ गई और स्वयं भी उसी उल्लास का अनुभव करने लगी। और तुम बस कमाल के हो तुम, निकोलाई ने प्रशंसा के भाव से कहा। तुम लोगों का वर्णन कितने स्पष्ट रूप से करती हो और कितनी अच्छी तरह समझती हो उन्हें। वह मां के पास आकर बैठ गया। पहले तो अपनी खिसियाहट को छुपाने के लिए वह उल्लास से खिला हुआ अपना चेहरा उसकी ओर से फेरे बैठा रहा, पर थोड़ी देर बाद मां की तरफ मुंह करके बैठ गया और उसके अनुभव का सरल तथा रोचक वृतांत सुनने लगा। बाल बाल बच गई। उसने कहा, तुम बड़ी आसानी से गिरफ्तार की जा सकती थी, लेकिन उसके बजाय सचमुच ऐसा मालूम होता है कि किसान जाग रहे हैं, और यह स्वाभाविक भी है। वह औरत, मैं भली भांति कल्पना कर सकता हूं कि वह कैसी होगी। हमें गांव में काम करने के लिए खास लोगों को भेजना पड़ेगा। लोग हमारे पास हैं कहां काम करने वाले लोग। हमें सैकड़ों लोगों की जरूरत है। काश पावेल जेल से बाहर होता और अंद्रेई भी, मां ने धीरे से कहा। निकोलाई ने कनखियों से मां की तरफ देखा और आंखें नीची कर ली। निलोना, मेरे मुंह से यह बात सुनकर तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन मैं पावेल को अच्छी तरह जानता हूं। वह जेल से भागने पर कभी राजी न होगा। वह चाहता है कि उस पर मुकदमा चलाया जाए। वह इस बात का मौका चाहता है कि वह सबको जता दे कि वह क्या है, और वह ऐसा मौका अपने हाथ से कभी नहीं जाने देगा। और जाने भी क्यों दे, वह साइबेरिया से भाग आएगा। खैर, वह अपना भला बुरा सबसे अच्छी तरह जानता है। मां ने आह भर कर कहा, काश वह तुम्हारा वाला किसान जल्दी से यहां आ जाए। निकोलाई ने एक क्षण रुककर अपनी ऐनक के पीछे से घूरते हुए कहा, हमें किसानों के लिए रिबिन के बारे में एक पर्चा तैयार करना चाहिए। इससे उसे तो कोई नुकसान होगा नहीं, क्योंकि वह खुद बहुत मुंहफट है। मैं आज ही लिख दूंगा और लुदमिला उसे आनन फानन छाप देगी। लेकिन पर्चे उन लोगों के पास पहुंचेंगे कैसे? मैं ले जाऊंगी। नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, निकोलाई ने जल्दी से कहा। लेकिन क्या वेसोच को यह काम नहीं कर सकता? मैं उससे बात करके देखूंगी। अच्छा, बात करना और उसे सब कुछ अच्छी तरह समझा देना। लेकिन मेरे लिए क्या काम है? अरे, तुम्हारे लिए कोई ना कोई काम निकल आएगा। निकोलाई जाकर मेज के पास बैठ गया। मां कनखियों से उसे देखते हुए मेज साफ करती रही। मां ने देखा कि निकोलाई के हाथ में उसकी कलम कांप रही थी। बीच बीच में उसकी गर्दन फड़क उठती, और जब वो अपनी गर्दन पीछे डालकर आंखें मूंद लेता तो मां देखती कि उसकी ठोड़ी कांप रही है। इससे उसे बड़ी चिंता हुई। तैयार हो गया, उसने आखिरकार उठते हुए कहा, लो यह कागज कहीं अपने कपड़ों में छुपा लो। लेकिन अगर पुलिस आई तो वे तुम्हारी भी तलाशी जरूर लेंगे। भाड़ में जाएं, तलाशी लेकर मेरा क्या बिगाड़ देंगे? मां ने निश्चल भाव से उत्तर दिया। उसी दिन शाम को डॉक्टर इवान दलिनोविच उनके घर आए। एकाएक सरकारी अफसरों में इतनी खलबली क्यों मच गई है? उसने तेजी से कमरे में इधर से उधर टहलते हुए पूछा। कल रात उन्होंने 7 घरों की तलाशी ली। मेरा मरीज कहां गया? क्यों? वह कल चला गया, निकोलाई ने उत्तर दिया। आज शनिचर है और वह अपने मंडल की पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता था। यह तो सरासर बेवकूफी है। सिर फटा हुआ है, मगर मंडल की पढ़ाई में जाना जरूरी है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे रोक न सका। मुझे यकीन है कि उसने सेखी के मारे ही ऐसा किया होगा। उसने अपने मन में कहा होगा, देखते हो खून बहाकर भी, मां ने कहा। डॉक्टर ने जल्दी से मां पर दृष्टि डाली और बनावटी कठोरता की मुद्रा धारण करते हुए
अपनी भवें सिकोड़ ली। तुम भी कितनी सख्त दिल हो, उसने कहा। अच्छा इवान, तुम्हें यहां कोई काम तो है नहीं और हमारे मेहमान भी आते होंगे। तुम जाओ, नीलोना, वो पर्चा इन्हें दे दो। एक और पर्चा? डॉक्टर ने विस्मय से कहा। हाँ, ले जाकर छापे खाने में दे दो। अच्छा भाई, ले लिया और दे आऊंगा। और कुछ? बस और कुछ नहीं। फाटक पर जासूस खड़ा है, मैंने देखा था उसे। एक मेरे घर के दरवाजे पर भी खड़ा है। अच्छा, तो मैं चला। निर्दयी औरत, तुम्हें भी सलाह। हाँ दोस्तों, वह कब्रिस्तान की लड़ाई बहुत काम की साबित हुई। सारे शहर में उसकी चर्चा हो रही है। तुमने जो पर्चा लिखा था वह बहुत अच्छा था और निकला भी वह ठीक वक्त पर। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अच्छी लड़ाई बुरी शांति से बेहतर होती है। अच्छा, अब तुम जाओ। अच्छी आवभगत की तुमने हमारी आज नीलोना। लाओ हाथ मिला ले। उस लड़के ने यहां से जाकर बड़ी बेवकूफी की। तुम्हें कुछ मालूम है कि वह कहां रहता है? निकोलाई ने उसे उसका पता बता दिया। मैं कल उसे देखने जाऊंगा। बड़ा अच्छा बच्चा है ना? बहुत। हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। बड़ा होनहार लड़का है, डॉक्टर ने बाहर निकलते हुए कहा। ऐसे ही लोग हैं जिनसे हमें सर्वहारा बुद्धिजीवियों का निर्माण करना चाहिए, ताकि जब हम लोग उस लोक के लिए कुछ करें जहां मेरे विचार में कोई वर्ग भेद नहीं है, तो वे हमारी जगह ले सकें। तुम इधर कुछ दिनों से बहुत बातें करने लगे हो। इसकी वजह यह है कि मैं आजकल बड़े जोश में हूं। तो तुम जेल जाने की तैयारी कर रहे हो? चलो, आराम करने को मिलेगा। शुक्रिया, मगर मैं थका हुआ नहीं हूं। मां इस बात पर बहुत प्रसन्न थी कि इन लोगों को एक मजदूर का कितना ध्यान था। डॉक्टर के चले जाने के बाद मां और निकोलाई खाना खाने बैठे। अपने रात्रिकालीन अतिथियों की प्रतीक्षा में वे दोनों बहुत चुपके चुपके बातें कर रहे थे। निकोलाई ने मां को निर्वासन में अपने साथियों के बारे में बहुत सी बातें बताईं और उन लोगों के बारे में भी जो वहां से भाग आए थे और अपना नाम बदलकर अभी काम कर रहे थे। सुनी दीवारों से टकराकर उसके शब्द इस प्रकार लौट रहे थे मानो संसार को बदलने के महान ध्येय के लिए अपने आप को बलि चढ़ा देने वाले इन विनम्र सुरमाओं के बारे में उसके किस्से अविश्वसनीय हों। मां पर ममता की भावना छा गई और उसका हृदय इन अज्ञात लोगों के प्रति प्रेम से भर उठा। उसकी कल्पना में इन सब लोगों ने मिलकर एक महान निर्भीक व्यक्ति का रूप धारण कर लिया, जो धीरे धीरे पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था और झूठ की युगों पुरानी तह को हटा रहा था, ताकि लोग जीवन के सरल और स्पष्ट सत्य को देख सकें। और जब इस महान सत्य का पुनर्जन्म होगा तो वह सब लोगों को एक कर देगा और उन्हें लोभ, घृणा और झूठ के तीनों पिशाचों से मुक्ति दिला देगा, जिन्होंने पूरे संसार को आतंकित कर रखा है और गुलाम बना रखा है। इस कल्पना से मां के हृदय में जो भावना जागृत हुई वह उल्लास और कृतज्ञता की उसी भावना जैसी थी जो वह किसी ऐसे दिन के अंत पर, जो अन्य दिनों की अपेक्षा कम कष्टदायक रहा हो, देव प्रतिमा के सामने घुटने टेकने पर अनुभव करती थी। अतीत के इन इने गिने दिनों को वह भुला चुकी थी, परंतु उन्होंने जो भावना जागृत की थी वह बढ़ते बढ़ते और भी ज्योतिर्मय और उल्लासपूर्ण हो गई थी। इस भावना की जड़ें उसकी आत्मा में गहराई तक जम गई थीं और वह भावना एक सजीव वस्तु के रूप में प्रस्फुटित हो उठी थी। अभी तक पुलिस नहीं आई, निकोलाई ने सहसा चौंक कर कहा। मैं कहती हूं भाड़ में जाए पुलिस। मां ने उस पर एक सरसरी नजर डालकर कहा। हां, भाड़ में जाए, लेकिन नीलोना, अब तुम्हारा सोने का वक्त हो गया है। तुम बहुत थक गई होगी। तुम्हारे शरीर में भी कितना दम है। इतने खतरे और इतनी परेशानी से गुजरने के बाद भी तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं, लेकिन तुम्हारे बाल सफेद हो चले हैं। अच्छा, अब जाकर थोड़ी देर सो लो। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मां के भाग 48 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास मां के भाग 49 का वाचन
मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। रसोई के दरवाजे पर किसी के जोर से खटखटाने की आवाज सुनकर मां की आंख खोल गई। जो कोई भी था वह बड़े धैर्य के साथ लगातार दरवाजा भड़बड़ाता रहा। अभी तक अंधेरा छाया हुआ था और इस प्रकार निरंतर दरवाजा खटखटाने में भय की भावना मिली हुई थी। मां ने जल्दी से कंधे पर एक कपड़ा डाला और रसोई में जाकर दरवाजे पर रुक गई। कौन है? उसने पूछा। मैं हूं, किसी के अपरिचित स्वर में उत्तर मिला। कौन? दरवाजा खोलिए, उस व्यक्ति ने बड़े विनीत स्वर में कहा। मां ने कुंडी खोलकर पांव से दरवाजे को ठेल दिया। इग्नात अंदर आया तो मैं ठीक जगह पर आ गया, उसने खुश होकर ऊंचे स्वर में कहा। वह कमर तक कीचड़ में सना हुआ था। उसका चेहरा विवर्ण और आंखें धसी हुई थी और घुघराले बाल उसकी टोपी के नीचे से चारों तरफ निकले हुए थे। हम लोग मुसीबत में फंस गए हैं, उसने दरवाजा बंद करते हुए चुपके से कहा। मुझे मालूम है। लड़के को यह सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ। आपको कैसे मालूम हुआ? लड़के ने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा। मां ने संक्षेप में उसे सारा किस्सा कह सुना दिया। क्या पुलिस तुम्हारे उन दोनों साथियों को पकड़ ले गई? नहीं, वे वहां नहीं थे। वे फौज में भर्ती हो गए हैं, हाजिरी देने गए थे। 5 आदमी गिरफ्तार किए गए, जिनमें चाचा मिखाइलो भी थे। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से हंसकर कहा, सिर्फ मैं बच गया। वे मुझे ढूंढ रहे होंगे। तुम बचकर निकल कैसे आए? मां ने पूछा। दूसरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। मैं, इग्नात ने बेंच पर बैठकर चारों ओर नजर डालते हुए कहा। उनके आने से कोई 1-2 मिनट पहले जंगल का रखवाला भागा भागा आया और उसने हमारी खिड़की को खटखटाया। उसने चिल्लाकर कहा, होशियार रहना, पुलिस तुम्हारी तलाश में है। वह चुपचाप हंस दिया और अपने कोट के दामन से मुंह पोंछने लगा। मगर चाचा मिखाइलो रत्ती भर नहीं घबराए। उन्होंने मुझसे कहा, इग्नात, तुम जल्दी से भागकर शहर चले जाओ। वह बूढ़ी औरत तुम्हें याद है ना? और बातें करते करते वह कागज के एक पुर्जे पर कुछ लिखने लगे। फिर मुझसे बोले, लो, यह ले जाकर उसे दे आओ। मैं जल्दी से झाड़ी में दुबक गया और पुलिस वालों की आहट सुनता रहा। बहुत से सिपाही चारों तरफ से दबे पांव रेंगते हुए आ रहे थे। शैतान कहीं के, उन्होंने हमारे तारकोल के कारखाने को घेर लिया। मैं झाड़ियों में चुपचाप दुबका पड़ा रहा। वे मेरे पास से होकर गुजरे। फिर मैं उठा और अपनी पूरी शक्ति लगाकर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ चल पड़ा। मुझे चलते चलते पूरी 2 रातें और 1 दिन हो गया है। बीच में मैं कहीं रुका भी नहीं। मां ने देखा कि वह अपनी इस सफलता पर बहुत प्रसन्न है। उसकी बादामी रंग की आंखों से मुस्कुराहट झांक रही थी और उसके भरे हुए लाल होठ फड़क रहे थे। मैं तुम्हारे लिए भी चाय बनाए लाती हूं, मां ने समोवार की तरफ बढ़ते हुए कहा। रुपका तो लीजिए। बड़ी कठिनाई से इग्नात ने अपना पांव उठाया और दर्द के मारे कराहते हुए बहुत मुंह बनाकर पांव बेंच पर रख लिया। इतने में निकोलाई दरवाजे पर आया। सलाम कामरेड, उसने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करूं। वह झुका और इग्नात के पांव पर बंधे हुए गंदे चीथड़े खोलने लगा। नहीं, रहने दीजिए। लड़के ने अपना पांव खींचते हुए आश्चर्य से मां की ओर देखा। हमें इसके पांव पर वोदका की मालिश करनी पड़ेगी। मां ने उसकी दृष्टि की ओर कोई ध्यान न देते हुए कहा। सो तो है, निकोलाई ने उत्तर दिया। इग्नात कुछ खिसिया कर बुदबुदाने लगा। निकोलाई ने रुक्का उठाकर उस भींचे हुए बादामी कागज को सीधा किया और आग के पास लाकर पढ़ने लगा। उसमें कुछ यूं लिखा था, मां, हमारे काम से हाथ न खींच लेना और उस लंबे कद वाली महिला से कह देना कि वो हम लोगों के बारे में पहले से भी ज्यादा लिखा करे। अच्छा, विदा, रिबिन। निकोलाई ने अपना वह हाथ जिसमें पर्चा था नीचे कर लिया। कमाल है, उसने अस्फुट स्वर में कहा। इग्नात बैठा उन लोगों को देख रहा था और बड़ी सावधानी से अपने नंगे पांव की गंदी उंगलियां चिटका रहा था। मां ने अपनी आंखों के आंसू छिपाने का प्रयत्न करते हुए
पानी का एक तसला लाकर उसके सामने रख दिया और घुटनों के बल बैठकर उसके पांव की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं नहीं, रहने दीजिए, इग्नात भयभीत होकर चिल्लाया और उसने अपना पांव बेंच के नीचे कर लिया। लाओ, जल्दी से अपना पांव इधर लाओ, मैं स्प्रिट लिए आता हूं, निकोलाई ने कहा। लड़के ने अपना पांव बेंच के और नीचे खींच लिया। क्या है, या कोई अस्पताल है क्या? लड़का बुदबुदाया। मां उसके दूसरे पांव पर बंधे हुए चिथड़े खोलने लगी। इग्नात ने जोर से नाक सिकोड़ी और गर्दन मोड़ मोड़ कर मां को देखता रहा। उन लोगों ने मिखाइलो इवानोविच को बहुत मारा, मां ने कांपते हुए स्वर में कहा। सच? लड़के ने भयभीत होकर धीरे से पूछा। हां, जिस वक्त पुलिस वाले उसे निकोल्स्कोए लाए उसी वक्त उसकी हालत बहुत खराब थी और वहां पुलिस के सार्जेंट और थानेदार ने उसे बहुत मारा, मुंह पर मारा, ठोकरें मारी, यहां तक कि उसका सारा शरीर खून से लथपथ हो गया। मारने में तो बहुत उस्ताद है, लड़के ने भव्य चढ़ाकर कहा। उसके कंधे फड़क उठे। मुझे तो जितना डर पुलिस वालों से लगता है उतना अगर 1000 राक्षस भी आ जाएं तो न लगे। क्या किसानों ने भी उसे मारा? थानेदार के हुक्म पर एक किसान ने मारा था, लेकिन बाकी लोग ठीक थे, उन्होंने तो उसका पक्ष भी लिया। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि पुलिस को मारने का कोई हक नहीं है। तो किसान अब समझने लगे हैं कि कौन किसकी तरफ है और किस लिए। उनमें भी कुछ लोग समझदार हैं। समझदार लोग हर जगह हैं। मुफलिसी ने लोगों को इस हालत में पहुंचा दिया है। समझदार लोग तो हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। निकोलाई स्प्रिट की बोतल लेकर आया और समोवार में कोयले डालकर बिना कुछ कहे बाहर चला गया। इग्नात उसे चुपचाप देखता रहा। यह साहब कौन है, डॉक्टर हैं क्या? निकोलाई के बाहर चले जाने के बाद उसने मां से पूछा। यहां साहब कोई नहीं है, हम सब कामरेड हैं। बड़ी अजीब बात मालूम होती है यह तो मुझे, इग्नात ने कहा। उसकी मुस्कुराहट में शंका और खिसियाहट झलक रही थी। क्या बात अजीब मालूम होती है? सभी बातें आमतौर पर। एक तरफ तो वे लोग हैं जो हमारी नाक तोड़ देते हैं और दूसरी तरफ इन्हीं में से ऐसे लोग हैं जो हमारे पैर तक धोने को तैयार हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में क्या है? दरवाजा खुला और निकोलाई ने कहा, बीच में वे लोग हैं जो नाक तोड़ने वालों के तलवे चाटते हैं और जिन लोगों की नाकें टूटती हैं उनका खून चूसते हैं। बस यही है बीच में। इग्नात ने बड़े आदर से उसकी तरफ देखा और कुछ देर रुक कर कहा, मेरे ख्याल से यही बात सच है। लड़का उठा और पैर जमाकर 2-4 कदम चला। बिल्कुल ठीक हो गए मेरे पैर, उसने कहा। धन्यवाद। फिर वे लोग चाय पीने के लिए खाने के कमरे में चले गए और इग्नात ने गहरे और गंभीर स्वर में बोलते हुए उन्हें अपने जीवन के बारे में बताया। मैं अपने लोगों को अखबार बांटा करता था। मैं चलने में बहुत होशियार हूं। क्या गांव में बहुत से लोग ये अखबार पढ़ते हैं? निकोलाई ने पूछा। जितने लोग भी पढ़ना जानते हैं सब पढ़ते हैं। अमीर लोग भी पढ़ते हैं। यह बात जरूर है कि अमीरों को यह अखबार हमसे नहीं मिलता। वे लोग इतने चालाक तो हैं ही कि इस बात को समझ सकें कि किसान अपना खून बहाकर उनके पैरों तले की जमीन खिसका देगा और ज्यों ही यह हो गया वे हर चीज आपस में बांट लेंगे। यहां तक कि न कोई जमींदार रह जाएगा न खेत मजदूर। यह बात तो साफ है, नहीं तो लड़ाई शुरू ही क्यों की जाए? ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह बुरा मान गया हो। वह निकोलाई को प्रश्न और संदेह भरी दृष्टि से देख रहा था। निकोलाई मुस्कुरा दिया, कुछ बोला नहीं। अगर हम आज सारी दुनिया के खिलाफ लड़कर जीत जाएं और कल फिर सारी दुनिया में अमीर और गरीब बाकी रहें तो इस लड़ाई से फायदा ही क्या होगा? नहीं, माफ कीजिए, आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। माया आनी जानी है, वह एक जगह पर नहीं टिकती, चारों ओर घूमती रहती है। नहीं, हमें यह नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, नाराज न हो, मां ने हंसकर कहा। मुझे फिक्र इस बात की है कि रिबिन की गिरफ्तारी के बारे में जो पर्चा तैयार किया गया है उसे तुम्हारे लोगों के पास तक जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचाया जाए।
निकोलाई ने सोच में पड़कर कहा। इग्नात के कान खड़े हुए। क्या कोई पर्चा ऐसा तैयार किया गया है? उसने पूछा। हाँ, मुझे दे दीजिए, मैं ले जाऊंगा। लड़के ने उत्साह से अपने हाथ रगड़ते हुए कहा। माँ उसकी ओर देखे बिना चुपचाप हंस दी और बोली, मगर तुम तो थके हुए हो और तुम कह रहे थे कि तुम्हें डर भी लगता है। डर अलग बात है, काम अलग बात है। उसने अपना पंजा फैलाकर घुंघराले बाल पीछे करते हुए दो टूक बात कह दी। आप हंस किस बात पर रही हैं? आप भी खूब हैं। नादान बच्चे। माँ को इस लड़के की बात से जो खुशी हुई थी उसे बिना छिपाए उसने कहा। हो बच्चा, उसने तुनक कर कहा। तुम अब वहां वापस नहीं जाओगे। निकोलाई ने बड़े प्यार से उसकी तरफ एक आंख दबाकर देखते हुए कहा। क्यों नहीं? फिर मैं कहां जाऊंगा? इग्नात ने कुछ सिरपिटाकर पूछा। पर्चा लेकर कोई और चला जाएगा। तुम बस अच्छी तरह उसे इतना समझा देना कि वह कहां जाए और क्या करे। समझा दोगे? अच्छी बात है, इग्नात ने निराश भाव से कहा। हम लोग तुम्हारे लिए नए शिनाख्ती कागज बनवाकर तुम्हें जंगल के रखवाले का काम दिलवा देंगे। लड़के ने जल्दी से नजरें ऊपर उठाकर देखा। अगर किसान लकड़ी चुराने आएंगे तो मैं क्या करूंगा? उन्हें पकड़ लूंगा। यह काम तो मुझसे नहीं होगा, उसने कुछ घबरा कर कहा। मां हंस दी और निकोलाई भी। लड़के को यह बुरा लगा और वह फिर कुछ खिसिया गया। तुम्हें किसानों को पकड़ना नहीं पड़ेगा, निकोलाई ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तुम इसकी फिक्र न करो। तो फिर ठीक है, इग्नात ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैं तो किसी कारखाने में काम करना चाहता हूं। सुना है कारखाने में काम करने वाले बड़े होशियार होते हैं। मां उठकर खिड़की के पास चली गई। जिंदगी भी अजीब है, क्षण में हंसना, क्षण में रोना, उसने विचारों में डूब कर कहा। अच्छा इग्नात, तुम्हारा सब काम हो गया, अब सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है। आओ आओ सो जाओ। आप तो बहुत सख्त हैं। क्यों, है ना? अच्छा आता हूं। चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी हर मेहरबानी के लिए। मां के बिस्तर पर लेटकर वह अपना सिर खुजाकर मन ही मन बुदबुदाने लगा। हर चीज में अवतार कुल की बदबू बस जाएगी। इस सब झमेले की क्या जरूरत थी? मुझे नींद आ ही नहीं रही है। वह दोनों के बीच वाली बात उसने कितनी चालाकी से समझा दी थी। शैतान कहीं के। उसे पता भी नहीं चला कि कब नींद ने उसे आ दबोचा। वह खर्राटे ले रहा था। उसका मुंह आधा खुला और भौवें तनी हुई थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मां के भाग 49 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास मां के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।